Welcome to the world of chemistry. Myself, Professor Sanket Jate. Today we are going to discuss about the EAN rule and how to calculate EAN. तो EAN means effective atomic number. तो इससे पहले हमें ये पता चाहिए कि एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है. एटॉमिक नंबर is nothing but the number of protons. And number of protons is equal to number of electrons in neutral atom. तो हम ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर. मतलब एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम उसका एटॉमिक नंबर कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन Fe नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें 26, सो उसका एटॉमिक नंबर होगा 26. अब अगर Fe ने एक लिगैंड के साथ बॉन्ड तैयार किया तो लिगैंड क्या करेगा, उसके 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. अब लिगैंड ने Fe को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो Fe के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 28, क्योंकि आयरन के खुद के 26 इलेक्ट्रॉन्स और लिगैंड से उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 28. तो ये जो 28 नंबर आया उसे बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर में फ़र्क क्या है. एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल और द ओरिजिनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम. और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब कि उसने कॉम्प्लेक्स तैयार करने के बाद लिगैंड से लिए हुए इलेक्ट्रॉन और उसके खुद के इलेक्ट्रॉन सबका एडिशन करके जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसे बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सपोज वी आर हैविंग क्रोमीन. क्रोमियम इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24 एंड इट्स एटॉमिक नंबर मीन्स 24. जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने उसका एटॉमिक नंबर होगा. अब क्रोमियम ने 4 लिगैंड के साथ बॉन्ड तैयार किया तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू इट्स CMI और क्रोमीन. अब एक लिगैंड ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ऐसे 4 लिगैंड ने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार किए, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन. एक लिगैंड ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 4 लिगैंड ने 8 इलेक्ट्रॉन दिए. नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्रोमीन, उसके ओरिजिनल 24 है, एटॉमिक नंबर उसका 24 है और 8 इलेक्ट्रॉन उसने लिगैंड से लिए तो टोटल नंबर हो गया 32. सो इट्स EAN इज 32. नाउ वी कैन से EAN means total number of electrons of metal after forming bonds with ligands. मतलब जब वो लिगैंड के साथ बॉन्ड तैयार करेगा फिर उसके ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन्स और लिगैंड से लिए हुए इलेक्ट्रॉन उसे हम बोलेंगे EAN, total number of electrons of metal plus accepted electrons from ligand. अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्रोमियम प्लस. अब पहला एग्जांपल था क्रोमियम वाला, अब ये Cr+1 है. फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है कि Cr मतलब न्यूट्रल एटम है और Cr+1 मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है. अब देखते हैं क्रोमियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 24, इसका एटॉमिक नंबर 24. बट वी आर हैविंग क्रोमियम+1 एंड नॉट Cr. मतलब हमारे पास क्रोमियम+1 है, सिर्फ क्रोमियम नहीं है, न्यूट्रल क्रोमियम नहीं है, हमारे पास Cr+1 है. अब Cr+1 मतलब इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है. सो प्लस का इंडिकेशन है कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं. Cr+2 मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं. मतलब जब भी किसी मेटल के ऊपर हम +1 +2 प्लस चार्जेस लिखते हैं उसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब उसने डोनेट किए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव रहता है. वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद नेगेटिव चार्ज चला जाता है. फिर जब नेगेटिव चार्ज कम चला जाता है तो पीछे रहते हैं प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन ज़्यादा रहेगा तो प्रोटॉन पे चार्ज आता है पॉजिटिव. इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं तब मेटल पे या किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा.
क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। सो Cr-1 अगर मेरे पास होगा तो इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। वैसे ही Cr-2 होगा, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। सो Cr+1 कंटेन्स, अब आते हैं हमारे एग्जांपल Cr+1। इसका मतलब क्या कि Cr का 24 इलेक्ट्रॉन्स है और उसका +1 मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 23। सो En कितना रहेगा? 23 प्लस, क्रोमियम में डायग्राम में देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स उसने एक्सेप्ट किए हैं, क्योंकि 4 लिगैंड्स है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे उससे डबल वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो 23 + 8 = 31। सो इसका En हो गया 31। तो अब En के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हाउ टू कैलकुलेट En? पहले तो हमें मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसके बाद लिगैंड से कितने इलेक्ट्रॉन लिए, इन दोनों की एडिशन। अब मेटल के ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन्स वो तो हमें उसके एटॉमिक नंबर से मिलेंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई चार्ज रहेगा जैसे +1, +2, -1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें पता चाहिए। तो En के लिए हमें चाहिए उसका एटॉमिक नंबर पता चाहिए, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता चाहिए, और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसने तैयार किए। अगर ये 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हम En इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, कि अगर हमें एक आधा कॉम्प्लेक्स दे दिया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जब हम जनरली और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिखते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दी होती है, हमें सिर्फ दिया होता है उसका नेट चार्ज। जैसे ये कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, C मतलब कैटायन, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर M मतलब मेटल, L मतलब लिगैंड्स, स्मॉल n मतलब उसे नंबर ऑफ लिगैंड्स, फिर ये नेट चार्ज लिखा है मैंने ऊपर, और उसके बाद है A मतलब एनायंस। तो हमें नेट चार्ज दिया हुआ रहता है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। नेट चार्ज मतलब क्या है? नेट चार्ज इज द समेशन ऑफ चार्जेस ऑफ कैटायंस, एनायंस, मेटल्स एंड लिगैंड्स प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स में जितने भी कंपाउंड्स, जितने भी कैटायंस है, एनायंस है, मेटल्स है, लिगैंड्स है, सबके चार्जेस का समेशन, उसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो है उसका नेट चार्ज। सो नेट चार्ज इज द चार्जेस ऑफ summation of cations, metals, ligands and anions. फॉर एग्जाम्पल, अब हमने एग्जाम्पल ले लिया, एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक कैटायन, फिर लिगैंड है, 4 लिगैंड है हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, L4, फिर मेटल है, फिर एनायन है, और उसका नेट चार्ज जो ऊपर अपर केस में लिखा है वो है +1। अब कैटायन के ऊपर सामने चार्जेस लिखे हैं, कैटायन के ऊपर चार्ज है +1, मेटल का हमें निकालना है, हमारा एम ही है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तो मेटल को हम लेंगे x, सपोज हमारा m हो गया x। फिर लिगैंड के ऊपर चार्ज है -1, और फिर आता है एनायन के चार्ज है -1। तो ये हमारे चार्जेस है। अब नेट चार्ज का फॉर्मूला हमने पहले ही ले लिया। नेट चार्ज कितना होगा? तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर देखिए, नेट चार्ज है हमारा +1 इज इक्वल टू चार्ज ऑफ कैटायन के ऊपर चार्ज कितना है? +1। फिर देखते हैं m हमारा x है, हमें वही निकालना है, मेटल का चार्ज। फिर आता है लिगैंड, अब लिगैंड का चार्ज है -1, ये एक लिगैंड का चार्ज -1 है, हमारे पास 4 लिगैंड है, इसलिए हमने 4 × -1 लिखा, और प्लस एनायन का चार्ज है हमारा +-1। इसको कैलकुलेट किया, सिंपल प्लस और माइनस, तो +1 = x + -4। अब इन समेशन का आंसर +1 आने के लिए हमें x कितना लेना पड़ेगा? x शुड बी +5। जब हम x को +5 लेंगे तब ये +5 और -4, इसका फाइनल आंसर आएगा +1। सो
द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ M इज +5O। तो ऐसे सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए कि चार्जेस पता चाहिए। लिगेंड्स के ऊपर कौन सा चार्जेस रहते हैं, एनायंस के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है और कैटायन के ऊपर कौन से चार्जेस रहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ EN। फॉर्मूला ऑफ EN इज EN is equal to Z minus N plus 2 into its coordination number। Z means इसको एटॉमिक नंबर, N means ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि हम उसके ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन में से उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फिर Cn means कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब देखते हैं एग्जांपल। सपोज एग्जाम में हमें ये एग्जांपल आया FeCN6-4। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी मेटल की। तो मेटल है हमारा Fe, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स का नेट चार्ज इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल कैटायंस, एनायंस, मेटल्स एंड लिगेंड्स, जो भी है सब का समेशन इतना -4 आना चाहिए। सो द नेट चार्ज -4 इज इक्वल टू, कैटायन तो हमें दिए नहीं, सिर्फ हमें है क्या, मेटल है, तो मेटल का हमें निकालना है तो X ले लिया। फिर Cn का चार्ज है -1, तो Cn का चार्ज -1, ऐसे 6 Cn है, इसलिए 6 - 1 -4 इज इक्वल टू X प्लस -6। अब X कितना चाहिए, हम कितना ले सकते हैं कि उसका आंसर -2 आना चाहिए। तो x इज इक्वल टू +2, अगर x को मैंने +2 ले लिया तो +2 और -6 फाइनल आंसर आएगा -4। तो x हो गया +2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई उसकी +2। फार्मूला En इज इक्वल टू Z माइनस N प्लस 2 इंटू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है हमें, क्योंकि Z तो पता है एटॉमिक नंबर, Fe का 26 रहता है, N हमने अभी निकाला, +2 आ गया ऑक्सीडेशन स्टेटस की। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, कि मेटल और लिगैंड के बीच में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स तैयार हुए हैं। तो FeCN6 का ये स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल, Fe को 6 Cn बाइंड है। अब देखिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स तैयार हुए हैं। सो En इज इक्वल टू 26 माइनस +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट N प्लस 2 इंटू इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो फाइनल आंसर आ रहा है 36। तो 36 इज इट्स EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ने हमें लिया CuH2O 4 टाइम्स। अगेन सेम स्टेप, पहली स्टेप होगी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम क्या करते हैं, नेट चार्ज देखते हैं। नेट चार्ज कितना है, प्लस, मतलब नेट चार्ज है +1 इज द समेशन ऑफ ऑल कैटायंस, एनायंस, मेटल्स एंड लिगेंड्स। तो हमारे पास क्या है, मेटल है, मेटल को हमने X मान लिया। फिर वाटर इज अ न्यूट्रल मतलब H2O के पास कोई भी चार्ज नहीं है। फिर चार्ज नहीं है तो उसका चार्ज क्या होगा, 0। ऐसे कितने हैं, 4 है, 4 × 0 0 हो गए। तो फाइनल X इज इक्वल टू कितना बचा, +1। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन द अबव कॉम्प्लेक्स इज +1। फिर से आते हैं फॉर्मूला Z माइनस N प्लस 2 इंटू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अब Z कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट की +1 प्लस 2 इंटू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, क्योंकि कॉपर को 4 H2O बाइंड है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया, तो इसलिए हमने Cn की जगह ले लिया 4। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 36। अब देखते हैं थोड़ा सा हटके एग्जांपल, क्योंकि इतने इजी भी नहीं रहता। अब ये हटके क्यों है, तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स CuEn ट्वाइस +2। अब En मतलब रहता है इथिलीन डायमाइन, ये हमारा लिगैंड है और वो 2 लिगैंड लिए है हमने। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट।
अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट चार्ज लेते हैं, +2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल कंपाउंड्स। तो हमारे पास क्या क्या है, मेटल है, उसको हमने x मान लिया। EN है, इथिलीन डायामाइन, अगेन न्यूट्रल है मतलब उसके ऊपर चार्ज नहीं, सो x इज इक्वल टू आ गया हमारा +2। तो कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट +2 आ गई। अब लेते हैं फॉर्मूला Z माइनस n +2 इंटू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कॉपर का Z है 29, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, देखो ये जो EN मैंने लिया है इथिलीन डायामाइन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। अब तक हमने देखा था अगर मोनोडेंटेड होगा तो जितने लिगैंड उसको बाइंड है उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता था, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन मेटल एंड लिगैंड्स, नॉट द नंबर ऑफ लिगैंड्स। अब देखिए यहाँ पे 2 लिगैंड्स, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आने वाला नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमें उसमें बॉन्ड चाहिए कि मेटल और लिगैंड के बीच में कितने बॉन्ड तैयार होते हैं। सो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर पता चाहिए। तो इथिलीन डायमाइन लिखते कैसे और इसका कॉम्प्लेक्स कैसा तैयार होगा। तो इथिलीन डायमाइन ऐसे लिखते हैं, ये देखिए ब्लैक में आप लिख सकते हैं NH2 CH2 CH2 NH2, मतलब ये बाइडेंटेड लिगैंड है। इसके पास 2 डोनर है क्योंकि लिगैंड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। फिर ये इथिलीन डायमाइन के पास 2 ऐसे नाइट्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो ये वाला नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा और ये वाला नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा। अब दोनों नाइट्रोजन ने अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो एक लिगैंड होके भी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार करेगा क्योंकि उसके पास 2 डोनर है, इसलिए कॉम्प्लेक्स दिखते हैं। ये NH2 CH2 CH2 NH2 एक ही EN है, इथिलीन डायमाइन एक ही है, लेकिन एक ही होने के बाद उसने क्या किया, 2 बॉन्ड तैयार किए क्योंकि उसके पास 2 डोनर है। सेम ये EN एक ही है लेकिन 2 बॉन्ड तैयार किए, मतलब एक EN 2 बॉन्ड तैयार कर सकता है। ऐसे 2 EN है तो टोटल कितने बॉन्ड तैयार होंगे, 4 बॉन्ड तैयार करेंगे। तो इसे हम कहते हैं बाइडेंटेड लिगैंड। बाइडेंटेड लिगैंड का क्या काम है कि वो 2 बॉन्ड तैयार करेगा। ट्राइडेंटेड लिगैंड 3 बॉन्ड तैयार करेगा क्योंकि उसके पास 3 डोनर हो गए। तो ऐसे EN अगर हमारे पास 2 ही दिख रहे हैं लेकिन उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्योंकि एक EN 2 बॉन्ड तैयार करेगा। तो इसका एटॉमिक नंबर 29 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो टोटल आंसर आया 35। सो इसका EAN है 35। अब इस एग्जांपल से हमें क्या पता चाहिए कि लिगैंड्स बाइडेंटेड है, मोनोडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, टेट्राडेंटेड है, वो भी पता चाहिए क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर करेक्टली निकाल सकते हैं। अब लिगैंड का चार्जेस पता चाहिए क्योंकि लिगैंड के ऊपर अगर चार्जेस पता है तभी हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं मेटल की। इसीलिए मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, लिगैंड के ऊपर चार्जेस पता चाहिए, लिगैंड का कोऑर्डिनेशन नंबर पता चाहिए, मेटल का एटॉमिक नंबर पता चाहिए। ये सब बेसिक्स अगर हमें पता है तो हम EAN इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब EAN ये कैलकुलेशन हुआ, तो EAN रूल क्या है। तो EAN मतलब क्या हुआ, इफेक्ट एटॉमिक नंबर। जब हमने अब 2-3 एग्जांपल लिए तो EAN कभी 36 आया, कभी 35 आया, कभी 34 भी आएगा। इसका मतलब EAN कभी 36 आ सकता है, 35 आ सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आंसर 36 आएगा। जैसे हमने 3 एग्जांपल लिए, 3 में से 2 बार 36 आया, तो ऐसा क्यों होता है। तो EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबेल गैस, देन इट ओबेज EAN रूल। अब ये जो कॉम्प्लेक्स हमने लिए एग्जांपल लिए तो उसने EAN रूल फॉलो किए कि नहीं किए, कैसे बता सकते हैं। अगर उसका एटॉमिक नंबर उसके नेक्स्ट नोबेल गैस इतना आया तो उसने EAN रूल फॉलो किया। जैसे हमने कॉपर लिया, क्रोमियम लिया, पीरियोडिक टेबल में अगर हमने इसको देखा तो उसका नेक्स्ट सपोज कॉपर का 29 है, उसका नेक्स्ट नोबेल गैस जो है उसका एटॉमिक नंबर 36 है। तो अगर उसका 36 EAN आ गया इसका मतलब उसने EAN रूल
फॉलो किया, अगर उसने उसका नहीं आया तो उसने नहीं किया। इफ EAN इज इक्वल टू 36 क्रिप्टॉन का है, 54 जेनॉन, 86 रेडॉन, अगर EAN इतना आया 36, 54 और 86, it means CMI is stable by acquiring stable configuration of noble gas। अब इसका मीनिंग क्या है कि कुछ भी हो, स्मॉल एटम, आइदर इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो इस यूनिवर्स में, हर एक चीज ऑलवेज ट्राई टूवर्ड्स इट्स स्टेबिलिटी, हर एक चीज स्टेबल होने के बारे में सोचेगी और वो ऐसा ट्राई करेगी। तो एवरीवन आइदर स्टार्ट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एटम टू अ लार्जेस्ट कंपाउंड, ईच वन और एवरीवन ट्राई टू एक्वायर द स्टेबिलिटी। तो ऐसे इसमें भी जो CMI है, हमारा सेंट्रल मेटम है, वो भी स्टेबल होने के बारे में सोचेगा। तो स्टेबल कैसे होगा? तो पहले हमें पता चाहिए कि स्टेबल कौन है। तो स्टेबल है हमारे नोबेल गैसेस। आप देख सकते पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट का जो कॉलम है उसमें क्या है, नोबेल गैसेस है। उसे हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनर्ट क्यों कहते हैं? इनर्ट मीन्स अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव क्यों है? क्योंकि वो स्टेबल है, वो रिएक्शन में जाएगी नहीं। तो अगर वो नोबेल गैसेस रिएक्टिव नहीं है, स्टेबल है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर 36, 54, 86 है। इसी वजह से वो क्या है, स्टेबल है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो हमारा जो मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, वो भी क्या करेगा, उतने इलेक्ट्रॉन एक्वायर करके ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। मतलब ये जो सेंटर CMI है, उसने अगर 36, 54 और 86 इतने इलेक्ट्रॉन लेके अगर इतना EN हो गया, उसका EN हो गया, तो क्या हो गए, स्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए एवरी CMI इन द कॉम्प्लेक्स ट्राई टू बी स्टेबल by acquiring its next noble gas configuration। इसलिए कौन सा भी CMI, सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स, वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, उसके नेक्स्ट नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेने की कोशिश करेगा। अगर वो उसमें सक्सेस हुआ तो वो स्टेबल हो गया, इसका मतलब उसने EN रूल फॉलो किया। अगर नहीं हो गए तो उसने EN रूल फॉलो नहीं किया। सो EN रूल फॉलो कब होता है, जब वो नेक्स्ट नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है, जैसे 36, 54 और 86। अगर EN इतना आ गया 36, 54 और 86, अगर उसका EN इतना आया, इसका मतलब उसने EN रूल फॉलो किया। अगर नहीं आया मतलब उसने EN फॉलो नहीं किया। अब हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे, उसमें से पहले एग्जाम्पल में 36 आया था, मतलब उसने EN रूल फॉलो किया। दूसरे में 36 आया था, इसका मतलब फॉलो किया। तीसरे में 35 आया था, इसका मतलब उसने EN रूल फॉलो नहीं किया। That's all for today. Thank you.